हमारे बुजुर्ग अभिभावक, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी और मीडिया के दोस्तों, आज के नामांकन के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का हम अभिनंदन करते हैं, आप सब लोगों का स्वागत करते हैं। आदरणीय लालू जी ने गोपी किशन जी को इस उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया है और आप सब लोगों के बीच हम उनका संदेश लेके आए हैं। आप सब लोगों से अपील यही करने आए हैं कि गोपी किशन जी को भारी बहुमत से आप लोग एक एक वोट देकर के इनको विजय बनाने का काम कीजिए। कई यहाँ हमारे वोटर्स हैं, कई लोग समर्थक लोग हैं, सब लोग अपने भूमिका को जानते हैं, अपने काम को जानते हैं। आश्रयगृहकांड क्यों मुख्यमंत्री जवाब दो। आश्रयगृहकांड में 3 बच्चों की मौत, मुख्यमंत्री जवाब दो। दर्द करने लगे। पटना शेल्टर होम आश्रयगृहकांड की उच्च स्तरीय जांच करानी होगी। शेल्टर होम की आश्रयगृहकांड की उच्च स्तरीय जांच करानी होगी। आश्रयगृह कांड आप तमाम लोग जान रहे हैं कि 7 तारीख को वहां पर 13 बच्चियों को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 3 बच्चियों की मौत हो गई और सरकार का जो पूरा रिपोर्ट है ये कह रहा है फूड पॉइजनिंग से मौत हुई है। जबकि जब कोई बड़ा कांड आता है तो उसकी पूरी लीपापोती की जाती है। और आप लोग जानते हैं कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से बालिका कांड हुआ था, बालिका गृह कांड हुआ था, इसमें भी सबसे पहले एपवा और आयशा के लोग सड़कों पे उतरे थे, जबरदस्त लड़ाई हुई थी, तब जाकर के इस पूरे कांड का खुलासा हुआ और उसके भीतर क्या सारी चीजें हो रही थी वो आप लोगों के सामने है। इसीलिए इस कांड में भी ये बहुत ही गंभीर विषय है और इसमें भी क्योंकि जिस तरह से इसकी लीपापोती की जा रही है, फूड पॉइजनिंग की बात की जा रही है। हम लोग वहां गए थे, एक जांच टीम गई थी, जांच टीम को लड़कियों से मिलने नहीं दिया गया, कोई बात नहीं कर रहा था। इस तरह की पर्दादारी क्यों, ये एक सवाल उठता है। और सीधे तौर पर ये पूरी परिघटना से ये बात निश्चित तौर पर सामने बात उभर करके आती है कि इसके अंदर कोई न कोई बहुत गहरी साजिश है, कोई गहरी बात है और जिसको कि छुपाने की पूरी प्रशासनिक कोशिश है। इस बात को लेकर के हम लोग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। इस बात के लिए भी हम लोग मांग कर रहे हैं कि समय समय पर महिला संगठनों को उसमें बालिका गृह, आश्रय गृह, जो इस तरह के गृह है, इसमें जाने की इजाजत हो, पूरा एक पारदर्शिता हो, क्योंकि कोई बड़ा कांड होता है तब कुछ चीजें छन करके सामने आती हैं। संदेह किस पे हो रही है, कौन सी किस सरकार की बात कर रहे हैं? सरकार, बिहार सरकार और इसमें जो विभाग है, ये विभाग क्योंकि कल्याण विभाग के तहत ये गृह पूरा उनके नियंत्रण में चल रहा था, तो अभी तक इस पर विभाग क्या कर रहा था? मंत्री महोदय कह दे रहे हैं कि हमें कोई सूचना नहीं दी जा रही है, तो मंत्री महोदय ये कह करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं। उनकी जिम्मेवारी बनती है, उनको उनकी जांच की जिम्मेवारी बनती है। तो इसलिए नैतिकता के आधार पर तो सबसे पहले मंत्री महोदय को इस्तीफा देना चाहिए। वहाँ की जो अध्यक्ष ये हैं, जिम्मेवार हैं, प्रभारी हैं, इनको हटाया गया है, निलंबित किया गया है आश्रय गृह का। ये पिछले बालिका गृह कांड में भी छोटी मछलियों को फंसाया गया था। इस बार भी यही कोशिश चल रही है कि छोटी मछलियों पे कार्रवाई करके मामले को लीपापोती कर दिया जाए। जांच कराना चाहते हैं ये बिल्कुल न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो। डीएम ने कहा है, आदेश दिया है, हाँ, जांच तो जो कमेटी भी बनी है, 3 लोगों की कमेटी भी बनी है, मगर इसकी एक न्यायिक जांच हो, रिटायर्ड जज से जांच कराया जाए, ये हम लोग मांग कर रहे हैं। झूठा हल्ला करते रहते हैं, सत्ता पक्ष बोल रही है कि वो लोग को ऐसे ही करना है। ये तो सामने आ गया बालिका गृह कांड में ना। बालिका गृह कांड में जो मुजफ्फरपुर में हुआ था, इसी तरह तो दबाया जा रहा था
कि कुछ नहीं है, सारा कुछ साफ है और मतलब उसके बाद सारी चीज़ें सामने आ गई। आज भी ब्रजेश ठाकुर जेल के अंदर बंद है, मगर वो किसका दाहिना हाथ था ये भी जग जाहिर है। तो एक व्यक्ति को सजा दे करके, छोटी मछली को सजा दे करके बड़ी मछली को बचा लिया गया। मुख्यमंत्री जी ने आज फिर से कहा है कि हम अब इधर उधर नहीं जाएंगे। प्रधानमंत्री इस मंच पर मौजूद थे, तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारे मुख्यमंत्री बार बार हमारे बिहार की जनता को शर्मसार करते हैं और ये कहीं न कहीं अपने बचने के लिए ये बार बार इनको मतलब सफाई देनी पड़ रही है, पैर छूना पड़ रहा है। तो ये शायद वो अपने बचने की राजनीति कर रहे हैं। जो मामला है बिल्कुल ये सदन में भी उठेगा और सड़कों पे भी आंदोलन तेज होगा जब तक कि इसकी पूरी चीजें साफ नहीं हो जाती हैं। नहीं, और प्रीति आशा तरह से हम लोगों ने पारदर्शिता बरती है कि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से हम प्रायोरिटी 1 पर रखेंगे। खास करके जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट हमको जोड़ते हैं वो डिटेल में हमारे बताएंगे। और इसके लिए हम लोगों ने पूरा मतलब इसके लिए निर्माण, पुनर्निर्माण, उन्नयन, पथ सुरक्षा के कार्य, जल निकासी का कार्य भी इस हमारे स्कीम्स में लिया जा सकेगा। साथ ही सड़क सुरक्षा कार्य योजना का अनुपालन करते हुए सड़क संकेतों का सब जगह हम लोग इस पर सड़क संकेत भी लगाएंगे, रोड फर्नीचर्स का भी प्रावधान करेंगे, सो दैट कि हम पूरी तरह से आने वाले समय में जो हमारा प्लान है और जो हम स्कीम्स बना रहे हैं या फिर हम जो टेंडर्स करेंगे उन सब चीज़ों को इसमें हम प्रावधानित कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी योजना है राज्य सरकार के लिए और हम समझते हैं कि देश में इस तरह की एक आधी राज्य या पहला राज्य है बिहार जो इस तरह की योजना लेकर ग्रामीण सड़कों के लिए आ रहा है। और इस प्रपोजल को जब हमारे एसीएस दिल्ली भी गए थे तो भारत सरकार के लोगों ने भी काफी इसको अप्रिशिएट किया था। हम समझते हैं कि आने वाले समय में इसको बाकी राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन बिहार पहला राज्य है जो इस तरह के बाकी दूसरे राज्य में आरसीडी करता रहा है, लेकिन ग्रामीण सड़कों के लिए इस तरह का प्लान कभी नहीं आया। ये पहला है बिहार जो इस तरह के स्कीम्स के साथ देश में आया है। दूसरी एक जो बड़ी योजना है ग्रामीण सेतु योजना, जो लंबे समय से लगभग 9 वर्ष से ये योजना हमारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो बंद हो गई थी, जिसको हम लोगों ने माननीय नेता ने इसको फिर से शुरू कराया है और हम लोगों से आग्रह किया कि इस योजना को फिर से शुरुआत किया और निर्णय किया है सरकार ने कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना जो 9 वर्ष के बाद फिर से इस प्रदेश में शुरू हो रही है और इसके अंतर्गत लगभग 1000 पुलों का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। 1000 पुल का निर्माण का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में लगभग 3000 करोड़ के लागत से लगभग 600 पुलों का निर्माण करने का हम लोगों ने इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। और इसके अंतर्गत लगभग 100 मीटर की जो पुल होगा वो ग्रामीण कार्य विभाग निर्माण करेगा। 100 मीटर से जो ऊपर के पुल होंगे वो बिहार पुल निर्माण निगम उसका निर्माण करने का निर्णय हुआ है। तो ये इससे क्या है कि जब हम लोग लोकसभा चुनाव में घूम रहे थे तो बहुत से ऐसे जगह थे जहां पर कि पुल के बिना आवागमन की बहुत परेशानी हो रही थी और बहुत सी जगह वोट का बहिष्कार भी हुआ था। तो इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुनः इस योजना की शुरुआत की है। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी को विभाग की तरफ से हम धन्यवाद देते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस योजना को, और ये लंबे समय से हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और आम जनता के माध्यम से भी इसका डिमांड हो रहा था कि इस योजना को पुनः शुरुआत किया जाए। अभी तक जो हम पुल बना रहे थे वो राज्य सरकार और नाबार्ड के सहयोग से हम पुल का निर्माण करते थे। राज्य सरकार की अपनी कोई योजना नहीं थी पुल के माध्यम से, और 9 वर्ष पूर्व जो ये योजना बंद हुई थी उसको पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरुआत करने का काम किया है। तीसरा जो एक बड़ा है मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना। इस योजना के माध्यम से हम लोगों ने कोर नेटवर्क के आधार पर 250 या उससे अधिक की आबादी को कनेक्ट करने का हम लोगों ने प्रयास किया है और इस योजना के अंतर्गत लगभग हम लोगों ने 31,553 किलोमीटर पथों का
और 121 पुलों का निर्माण हम लोगों ने कर लिया है। जो हम लोगों ने पास्ट में काम किया है उसमें 250 या 250 से अधिक जितनी भी वसावटें थी, आबादी वाले जो भी स्थान थे, उसमें हम लोगों ने लगभग 31,593 किलोमीटर पथों का हम लोगों ने निर्माण किया, जिसमें 121 पुलों का निर्माण किया है। और अब हम लोग बिहार राज्य में 100 या उससे अधिक आबादी, क्योंकि हैबिटेशन अभी भी जो टोले हैं, खास करके जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं और जिन लोगों की आबादी कम है, वो गांव से अलग बसे हैं 100 और खास करके ये संख्या जो इस तरह की संख्या है वो अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े की आबादियों वाले ये टोले हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों का इंस्ट्रक्शन है कि जितने अनकनेक्टेड हैं बसावट और टोलो, उनको भी हम 12 मासी एकल सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। और मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अब से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 23-24 में लगभग 3,000 करोड़ की लागत से 2,651 किलोमीटर पथ एवं 10 पुलों की स्वीकृति प्रदान की गई है इस वित्तीय वर्ष में। और हम पिछले वित्तीय वर्ष में और प्रदान की गई है। एवं वित्तीय वर्ष 24-25 में लगभग हम 3,000 के आसपास 2,880 करोड़ की लागत से 3,000 किलोमीटर पथों के निर्माण से लगभग 2,600 बसावट को संप्रदायता प्रदान करने का हमारा लक्ष्य है। हमारा टारगेट है 2000